हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक टू स्टडी पाठशाला। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं पीवाईक्यूज की सीरीज़ में मॉडर्न हिस्ट्री के 1930 से लेके 1947 के पार्ट 2 के पीवाईक्यूज और कुछ मिसलेनियस पीवाईक्यूज भी हैं। सो इसी के साथ हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ये आपको पीवाईक्यू है 2004 में कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो अगर हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946। 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी वो एक इलेक्टेड फॉर्म में बनाई गई थी। सेकेंड है जवाहरलाल नेहरू एंड एम.ए. जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। साथ ही थर्ड बोलती है द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन जनवरी 1947। जो फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 1947 में हेल्ड किया गया था। डी बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन द 26 जनवरी 1950। जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था वो 1950 में 26 जनवरी को अडॉप्ट किया गया था। तो अगर हम इनमें से देखते हैं तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड मेंबर्स थे, नॉमिनेटेड नहीं थे, जिस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। वहीं अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो एम.ए. जिन्ना ने जो थे उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया था, और वो फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो एक मेंबर नहीं थे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिस वजह से हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था वो जनवरी 1947 में नहीं बल्कि दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 46 में हुआ था। द फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 1946 में हुआ था। वहीं अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वो पास की गई थी असेंबली में 26 नवंबर 1949 में। वहीं वो फोर्स में जब आई थी वो आई थी आपकी 26 जनवरी 1950 में, जिस वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी सारी इनकरेक्ट है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, और ये आपके कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स के नाम हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, और ये आपका पीवाईक्यू है 2003 में कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द रॉलेट एक्ट अराउंड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिजनाइजेशन एंड लेड टू द जलियांवाला मैसेकर। मतलब जो रॉलेट एक्ट आया था उसी की वजह से जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था वो जो कहीं ना कहीं उसकी जड़ थी, या बोल सकते हैं सीड जो थे, बीज जो था उसका, वो रॉलेट एक्ट ही था। वहीं सेकंड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड कहता है सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, यहाँ पे ब्लड नहीं होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक होगा। थर्ड है भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये वाला भी करेक्ट है क्योंकि हमने कल ही डिस्कस किया था कि जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी रीज़न के और बिना किसी मतलब कोई भी रीज़न दिए बिना प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, जिसकी वजह से बहुत प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद आपका ये मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया जिसमें कि दो डिवाइड हो चुकी थी लिस्ट, अलग अलग वे में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो डिवाइड हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ था, एक पीसफुल प्रोटेस्टेंट जो थे, पीसफुल प्रोटेस्ट जो चल रहा था वहाँ पे फायर खुलवा दी गई थी जनरल डायर के द्वारा, जिस वजह से जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो रीज़न था वो रॉलेट एक्ट ही था। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट हमें फाइंड क्या करना है, हमें नॉट फाइंड करना है, नॉट करेक्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाली भी करेक्ट है, सेकंड वाली भी करेक्ट है, थर्ड वाली भी करेक्ट है। अगर हम फोर्थ की देखते हैं, इन 1931 द कांग्रेस सेशन एट कराची अपोज्ड गांधी इरविन पैक्ट विच इज़ इनकरेक्ट। जो कांग्रेस सेशन हुआ था कराची में 1931 में, उसमें जो कांग्रेस थी उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट को इवन क्या किया था, एंडोर्स किया था, जिसके बाद जो गांधी ने कहा था या फिर कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि वो सेकेंड राउंड टेबल जो लंदन में हो रही थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। गांधी वॉज नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसी के बाद हुआ था वो कराची सेशन के बाद। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारी करेक्ट है, वेराज हमें नॉट करेक्ट ही फाइंड करनी थी, जिस वजह से आपकी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन,
एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 वॉज, जो क्रिप्स मिशन था उसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था, जो क्रिप्स मिशन आपका 1942 में आया था। तो ये जो आपका PYQ है ये आपका 2003 का PYQ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है दैट ऑल इंडियन स्टेट शुड ज्वाइन द इंडियन यूनियन एज अ कंडीशन टू कंसिडर एनी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी फॉर इंडिया। ऑल इंडियन स्टेट्स, हमने कल ही बात की थी कि जो इंडियन स्टेट्स थी उनको ऑप्शंस दिए गए थे कि आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। क्रिप्स मिशन के थ्रू उनको ऑप्शंस दिए गए थे कि आप जो है इंडियन जो स्टेट बन रही है, यूनियन स्टेट बन रही है, उसको आप ज्वाइन कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। वो किस पे डिपेंड करता था? प्रिंसली स्टेट्स पे डिपेंड करता था। और जो नहीं करते थे उनका क्या? उनको था कि आप जो है अलग से इनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे जिसमें आपका फर्दर जो स्टेटस होगा, फ्यूचर स्टेटस जो होगा वो डिसाइड किया जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकेंड बोलती है द क्रिएशन ऑफ इंडियन यूनियन विद द डोमिनियन स्टेटस वेरी सून आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विच इज़ करेक्ट। जो क्रिप्स मिशन आया था उन्होंने क्या कहा था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा आपको क्या डोमिनियन स्टेटस जो है वो एलोकेट कर दिया जाएगा। उससे पहले क्या था? उससे पहले ये था, मतलब उस टाइम पे था क्या? उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटिशर्स को जो था वो इंडियन का सपोर्ट चाहिए था, कहीं ना कहीं इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था। उनको चाहिए था कि इंडियंस जो है उनका सपोर्ट करें वर्ल्ड वॉर 2 में। तो उन्होंने उनको एक ऑफर दिया था कि आपको जो है जैसे ही हम वर्ल्ड वॉर 2 से फ्री होते हैं, आप हमारा सपोर्ट करते हैं, वैसे ही आपको डोमिनियन स्टेटस जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। वेयर एज अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो उसमें कहा है द एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड कॉपरेशंस the Indian people, communities and political parties in the British war efforts as a condition for granting independence with full sovereign status to India after the war, which is incorrect। क्यों? क्योंकि full sovereign की बात उन्होंने की नहीं थी। अगर उन्होंने full sovereign की बात की होती तो उसके बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो नहीं आता और एकदम से हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिपेंडेंस मिल जाती। बट उन्होंने फुल सोवरेन की बात हमसे की ही नहीं थी, जिस वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। और फोर्थ वन है द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एंटायर इंडियन यूनियन विद नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी प्रोविंस एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल प्रोविंस। ये भी आपकी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रोविंसेस को ऑप्शन दिया गया था कि आप जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन चूज कर सकते हैं, अपना स्टैंड ले सकते हैं कि आपको ये ज्वाइन करना है नहीं करना है, आपको किसके साथ जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उनके लिए क्या होना था? उन्होंने अलग से एक ब्रिटिशर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना था और उनका अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता। जिस वजह से आपकी फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो आपकी ओनली बी जो है वो करेक्ट है। और हमें कौन सी ढूंढनी थी? इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ढूंढना था। तो यही था, उन्होंने कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको डोमिनियन स्टेटस से नवाज दिया जाएगा या डोमिनियन स्टेटस जो है वो दे दिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन द 1946। और ये आपका PYQ है 2003 में। जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ हो गया कि हाँ वर्ल्ड वॉर 2 ये वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, ब्रिटिश ने एग्री कर लिया कि ठीक है आपको छोड़ देंगे, बट उससे पहले कोई तो इंटरिम गवर्नमेंट भी होनी चाहिए ना। मतलब छोड़ रहे हो आप एकदम से, जब तक कुछ सब कुछ हैंड ओवर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा, उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, इंटरिम कैबिनेट बनाई गई थी। तो उस कैबिनेट के हेड कौन थे? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जो वो कैबिनेट हेड की गई थी वो आपकी जवाहरलाल नेहरू द्वारा हेड की गई थी। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा हेड की गई थी। और उसका फंक्शन क्या था? उन्होंने फंक्शन किया था ग्रेट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी के साथ और रिमेन इन द पावर अंटिल द, और कब तक पावर में रही थी? जब तक थी ब्रिटिशर्स ने जो था फुल पावर जो थी इंडिया को हैंड ओवर नहीं कर दी थी, तब तक इंटरिम गवर्नमेंट चली। और उसके बाद से एक क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई थी विद इलेक्शंस। तो आपके इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, the last opportunity to avoid the partition of India was lost with the rejection of, और ये आपका PYQ है 2002 का। ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे प्लान्स प्रपोज किए थे। पहले तो डोमिनियन स्टेट, पहले तो वो डोमिनियन को भी मना कर रहे थे। जब हमने बोला कि हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, फिर उसके बाद वो डोमिनियन पे आए। फिर उसके बाद हमें डोमिनियन नहीं चाहिए था, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए था। साथ ही साथ मुस्लिम लीग का अलग चल रहा था कि हमें तो पार्टीशन दे दो, हमें जो है हमें अलग ही चाहिए, मतलब स्टेट ही अलग चाहिए। तो उसके लिए ब्रिटिशर्स ने काफ़ी एफर्ट्स किए कि जो पार्टीशन है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो रुक जाए। उसके लिए उन्होंने जो लास्ट एफर्ट था उनका वो कैबिनेट मिशन प्लान था
जो कि आपका आया था 1946 में, वो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी इसको अवॉइड करने की, जिसमें कहा गया था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ जिसमें कि है दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो है पार्टीज़ के मेंबर होंगे, बट जिन्ना के द्वारा वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ऑल दो 73 आउट ऑफ 78 जो सीट्स थी इंटरिम गवर्नमेंट की, वो किसको अलॉट की गई थी? मुस्लिम्स को अलॉट, मुस्लिम के द्वारा जीती गई थी, अलॉट नहीं की गई थी, वन बाय दे वन 73 आउट ऑफ 78 सीट्स, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, मुस्लिम लीग ने ये रिजेक्ट कर दिया था। फिर जो है PMCR एटली ने अनाउंस किया था कि अनाउंस किया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अबाउट द कैबिनेट मिशन एंड द प्लान टू क्विट द इंडिया। उन्होंने वहाँ अनाउंस किया था कि हम जो है इंडिया को क्विट कर देंगे और उनकी पार्टीशन कर देंगे। तो ये जो प्लान था उनके लास्ट एफर्ट था पार्टीशन को रोकने का। सो कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, the member of the Constituent Assembly who drafted the Constitution of India were, जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जिन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कौन थे? और ये आपका PYQ है 2003 में। वो कैसे थे? मतलब नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो ये जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स थे वो इलेक्टेड थे, लेकिन वो इलेक्टेड प्रोविंसेस से थे, प्रोविंसेस के इलेक्टेड मेंबर थे। लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा वेरियस प्रोविंसेस से इलेक्टेड जो थे मेंबर्स थे। जिस वजह से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, the real intention of British to include the princely state in the federal union proposed by the Indian Act of 1935 was, Indian 1935 Act में बताया गया था कि जो है प्रोविंसेस को, मतलब एक फेडरल स्ट्रक्चर जो है प्रपोज किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उसकी रियल इंटेंशन क्या थी? और ये आपका PYQ है 2003 का, तो 2002 का। तो फर्स्ट है exercise more indirect political and administrative control over the princely states, involve the princes actively in the administration of the colonies, finally effect the complete political and administrative takeover of all the princely states by the British. D, use the princely state to counterbalance and anti-imperialistic doctrine of the nationalist leader. तो ये जो ये वाला एक्ट आया था ना, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, बट वो बनेगी पूरी की पूरी, इसमें क्या बोलते हैं, सबकी यूनियन के थ्रू बनेगी, और उसमें प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिए जाएंगे कि वो ज्वाइन करे ना करे। इवन उनको ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इंडिया को कह दिया था, मतलब बाकियों को कह दिया था वो एंटायरली, तो 1/2 ऑफ द स्टेट सीट्स इन द अपर हाउस ऑफ द फेडरल लेजिस्लेशन, मतलब कि इंडिया तभी बनेगा, इंडिया ओनली केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली इफ, अगर हाफ से ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो मिलके बोलेंगी कि हाँ हमें इंडियन स्टेट्स में रहना है, तभी जो इंडियन यूनियन है वो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और प्रिंसली स्टेट्स पे ये कोई था नहीं कि हाँ मतलब आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, उनको मतलब ऑप्शन दिए थे कि आप जो है आइदर आप ज्वाइन कर सकते हो, आइदर आप नहीं कर सकते हो, आप डायरेक्ट ब्रिटिश पैरामाउंट के अंडर में रह सकते हो। तो वो इसलिए कहा गया था ताकि जो प्रिंस है ना, जो प्रिंस है वो काउंटर बैलेंस करे, जो लीडर्स की डिमांड आ रही है बार बार, यूनाइटेड इंडिया की जो डिमांड आ रही है, उसको जो प्रिंसेस है वो नेग्लेक्ट करके, मतलब अगर प्रिंस अलाउ नहीं करेंगे कि हमने इंडिया में नहीं मिक्स होना है तो इंडिया नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने क्या कहा था, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उन्होंने फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, जिस वजह से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वॉज, और ये आपका PYQ है 2002 में, जब पार्टीशन हुई थी उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस थे? तो वो थे आपके JB कृपलानी। JB कृपलानी जो थे वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, जो कौन है, इंडियन पॉलिटिकल है, notedly particularly for holding the presidency of Indian National Congress during the ट्रांसफ़र ऑफ पावर 1947, जो ट्रांसफ़र हुई थी पावर ब्रिटिश से थ्रू इंडिया को, उस टाइम पे भी वही थे और पार्टीशन के टाइम पे भी वही थे। तो JB कृपलानी वॉज एन एनवायरमेंटलिस्ट, मिस्टिक एंड इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट हु वॉज अ गांधीयन सोशलिस्ट बिफोर ज्वाइनिंग द इकोनॉमिकली राइट विंग स्वतंत्र पार्टी लेटर इन लाइफ। स्वतंत्र पार्टी ज्वाइन करने से पहले वो गांधीयन सोशलिस्ट थे और गांधीयन फॉलोअर भी कह सकते हैं, साथ ही वो
क्या बोलते हैं इसको, इंडियन प्रेसिडेंट रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतगार ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट्स कॉल्ड फॉर, और ये आपका PYQ है 2002 में, जो खुदाई खिदमतकार है या फिर कह सकते हैं कि रेड शर्ट्स जो जिन्हें कहा जाता था वो क्या थे। तो अगर हम उनकी बात करते हैं, खुदाई खिदमतगार वॉज प्रीडोमिनेंटली पश्तून्स नॉन वायलेंट रेजिडेंट मूवमेंट नोन फॉर इट एक्टिविज्म अगेंस्ट द ब्रिटिश राज इन द कॉलोनियल इंडिया। वो पश्तून का एक ग्रुप था, पश्तून्स का एक ग्रुप था जो कि नॉन वायलेंटली जो थे वो अपना काम किया करते थे, और साथ ही साथ वो किसके अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, कॉलोनियल इंडिया के बारे, जो इंडिया ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया था उसके अगेंस्ट में वो फाइट कर रहे थे, जिस वजह से आपका डी ऑप्शन द पठान्स रीजनल नेशनलिस्ट यूनिट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म इज द करेक्ट आंसर। वो क्या थे, एक रीजनल यूनिटी थी, रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी थी जो कि किसके अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रहे थे, आपके कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, Who among the following organized the famous Chittagong Armory raid? जो चिटागोंग आर्मरी रेड हुई थी उसमें वो किसके द्वारा अरेंज की गई थी या ऑर्गेनाइज की गई थी, और ये आपका PYQ है 2001 में, तो वो आपकी की गई थी सूर्य सेन के द्वारा। सूर्य सेन जो थे, अगर हम सूर्य सेन की बात करते हैं, सूर्य सेन एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे, बेस्ट नोन फॉर किसके लिए जाने जाते हैं, चिटागोंग आर्मरी रेड के लिए जाने जाते हैं। वो किसके द्वारा इंस्पायर थे, अपने टीचर के द्वारा इंस्पायर थे, जिसकी वजह से उन्होंने अनुशीलन समिति को भी ज्वाइन किया था, अनुशीलन समिति को भी ज्वाइन किया था, जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी, सुरेंद्र नाथ बोस द्वारा, शरद चंद्र बासु द्वारा लेड की गई थी। और साथ ही साथ में बासु बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ वायलेंस एज द मीन ऑफ एंडिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल में उनको लगता था कि ब्रिटिश रूल में अगर इंडिया जो है, इंडिया को बचाना है या ब्रिटिश रूल को इंडिया में ख़त्म करना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ रेवोल्यूशन ही जो है या वायलेंट मीन्स ही जो है वो एक रास्ता है इसको ख़त्म करने का। सूर्य सेन ने जो था चिटागोंग आर्मरी अटैक जो हुआ था उसको लेड किया था, किस किस के साथ में, उनके कुछ फ्रेंड्स थे जैसे गणेश घोष, लोकनाथ बाल, अनंता सिंह, इन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इस आर्मरी रेड को जो है वो अंजाम दिया था। तो इसका आंसर होगा आपका सूर्य सेन, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939। जो ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1939 में, उसके उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ऑल इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के हेड हुआ करते थे, ये प्रेसिडेंट थे कब, 1939 में। उससे पहले जो था ये जो कॉन्फ्रेंस थी या जो ये कह सकते हैं पार्टी थी या ऑल इंडियन पीपल कॉन्फ्रेंस थी, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी प्रिंसली स्टेट्स में, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में, जिसे प्रजामंडल के नाम से भी जाना जाता था। और ब्रिटिश जो कांग्रेस थी वो उनको टिल 1939 तक सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट जैसे ही जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट बनते हैं तब उसके बाद से इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो जिस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। Moving to the next one, while delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for Hindu language was, और ये आपका PYQ है 2000 में। तो इनमें से जो जब उन प्रेसिडेंटल एड्रेस जो है वो डिलीवर किया गया था, तो कांग्रेस के ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपना जो इंट्रोडक्शन थी वो रोमन स्क्रिप्ट से हिंदी लैंग्वेज में जो है वो इंट्रोड्यूस की थी, तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जो था वो रोमन स्क्रिप्ट से हिंदी लैंग्वेज में अपनी जो इंट्रोडक्शन है वो ट्रांसलेट की थी। कहाँ की थी, हरिपुरा सेशन में, जो कि हरिपुरा सेशन जो कि कब हुआ था, 1938 में। उन्होंने वहाँ पे कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने एडवोकेट किया था अपनी इंट्रोडक्शन को रोमन स्क्रिप्ट फॉर द हिंदी लैंग्वेज, रोमन स्क्रिप्ट से उन्होंने हिंदी लैंग्वेज में उसको इंट्रोड्यूस या ट्रांसलेट किया था। तो जिस वजह से ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये आपका PYQ है 2021 में। द Montague-Chelmsford रिफॉर्म ऑफ 1990 रिकमेंडेड द ग्रांटिंग वोट्स राइट टू द ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 21।
मतलब मॉन्टेग चैम्सफोर्ड जो रिफॉर्म हुए थे उसमें वुमेंस को सभी वुमेंस को नहीं, सभी वुमेंस को वोटिंग राइट दिए गए थे अबव द एज ऑफ 21, विच इज़ इनकरेक्ट। उन्होंने कोई भी वोटिंग राइट्स को एक्सटेंड नहीं किया था। ऑल्दो उस रिफॉर्म्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको दो लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो था जो डायरेक्ट गवर्नर और उनके काउंसिल के अंडर में आते थे, दूसरा था जो प्रोविंसेस या लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो थी उसके अंडर में दिए गए थे। सेकेंड बोलता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर, विच इज़ करेक्ट। जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उन्होंने जो था वुमेन्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड की थी, कहाँ पे, लेजिस्लेचर में। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, और ये भी जो है ये पिछले वाले क्वेश्चन की ही एक्सप्लेनेशन है, ये क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द बुक देशर कथा रिटन इन द सखारमक गणेश देओस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये आपका PYQ है 2020 में। जो देशर कथा है वो जिसके द्वारा लिखी गई थी, सखारम गणेश देओस्कर, इनके द्वारा जो वो लिखी गई थी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो फर्स्ट है, इट वॉन्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हैप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। इसने किसके बारे में, जो कॉलोनियल स्टेट हैप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट कर रही थी माइंड पे, उसके बारे में इसने वॉर्न किया था, आगाह किया था। सेकेंड, इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड फोक सॉन्ग्स। इन्होंने कहाँ से इंस्पायर थी, स्वदेशी जो स्ट्रीट प्ले होते थे और फोक सॉन्ग्स होते थे उससे इंस्पायर थी। डी, द यूज ऑफ देश बाय द देओस्कर was in the specific context of the region of Bengal, which is incorrect। ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। उनकी जो बुक है उन्होंने वॉर्न किया था अगेंस्ट द कॉलोनियल हाइप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड, जो माइंड का वो कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे उसके बारे में उन्होंने वॉर्न किया था। साथ ही साथ जो उनकी बुक थी वो किसके द्वारा इंस्पायर थी, उनकी जो परफॉर्मेंस थी ये स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस थे या फोक सॉन्ग थे उसके द्वारा जो थी वो इंस्पायर्ड थी। बट जो उन्होंने वर्ड देश लिखा था, ऑल्दो उनकी जो बुक थी वो मेनली बंगाल यूथ के लिए इंस्पायरिंग थी, उन्होंने बंगाल यूथ पे ज़्यादा फोकस किया था। लेकिन जो यहाँ पे देश वर्ड यूज़ हुआ है वो देश वर्ड सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लिए नहीं यूज़ किया था, बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज़ किया था, बल्कि उसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो काफ़ी वाइड था और वो होल इंडिया के लिए उन्होंने यूज़ किया था, जिस वजह से आपकी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, वेयर एज फर्स्ट एंड सेकेंड आर द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 only is the correct option. Moving to the next one, regarding Wood's dispatch, which one of the following statement are true? और ये आपका PYQ है 2018 में। Regarding Wood's dispatch जो आया था उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, grants and aid system was introduced. Second, establishment of universities was recommended, और English as a medium of instructions at the all levels of the education was recommended। तो अगर हम वुड्स डिस्पैच की बात करते हैं तो वुड्स डिस्पैच जो था वो चार्ल्स वुड ने प्रिपेयर किया था, कब, 1854 में। ऑन द रिलेटेड, किससे रिलेटेड था, एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड था, और उसे क्या कहा जाता था, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता था। और ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था फॉर द इंग्लिश एजुकेशन, फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट टाइम जो था स्प्रेड ऑफ एजुकेशन के लिए कोई प्लान लाया जा रहा था, कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लाया जा रहा था। और इसमें क्या क्या कहा गया था, गवर्नमेंट को कहा गया था कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, किसकी, कंपल्सरी एजुकेशन की जो है वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। साथ ही साथ में कहा गया था कि हायरार्की, और मतलब एक हायरार्की इस्टेब्लिश करो कि लोअर क्लासेस में जो है वो लोकल लैंग्वेजेस या वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी, लेकिन अपर क्लासेस में जो है वो या कॉलेज जो है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेजेस में ही होंगे, एफिलेटेड होंगी, किससे, यूनिवर्सिटीज इन द प्रेसिडेंसीज टाउन। और जो लैंग्वेजेस होंगी वो कौन सी होंगी, एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर हायर स्टडीज एंड वर्नाकुलर एट द स्कूल लेवल। मतलब जो स्कूल लेवल होंगे वहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस चलेंगी, और जो हायर कॉलेजेस या हायर एजुकेशन होगी वहाँ पे इंग्लिश एज अ मीडियम एस्टैब्लिश किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने वोकेशनल और फीमेल जो टीचर्स थी
उन पे भी स्ट्रेस ले किया था, मतलब कि वोकेशनल एजुकेशन पे, टीचर्स ट्रेनिंग पे और फीमेल एजुकेशन, साथ ही साथ में फीमेल टीचर्स हैं उन पे भी फोकस ले किया था। और उन्होंने कहा था कि इट ऑल्सो रिकमेंडेड अ सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड, कहाँ पे, प्राइवेट एंटरप्राइजेस में, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एनकरेज करने के लिए ग्रांट इन एड का सिस्टम भी उन्होंने प्रोवाइड किया था, जिस वजह से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर रिकमेंडेड, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन इज वॉज रिकमेंडेड इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि जो लोअर क्लासेस थी या लोअर लेवल्स थे उनमें कहा गया था कि आप वर्नाकुलर लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इस्टेब्लिश करो, बट हायर क्लासेस में इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। तो जिस वजह से आपकी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट फर्स्ट एंड सेकेंड आर द करेक्ट ऑप्शंस। सो ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, with reference to the educational institution during the colonial rule in India, consider the following pairs। मतलब कुछ पेयर्स दिए हैं किससे रिलेटेड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, और ये आपका PYQ है 2018 में। इंस्टीट्यूट्स दिए हैं, फाउंडर्स दिए हैं, हमें बताना है कि पेयर्स कौन कौन से करेक्ट हैं। तो अगर हम संस्कृत कॉलेज बनारस की बात करते हैं तो वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जोनाथन डनकैन के द्वारा वो स्टार्ट किया गया था संस्कृत कॉलेज बनारस। कब, 1791 में, जिस वजह से आपका फर्स्ट इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो कैलकाटा मदरसा थे वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। कब, 1781 में, जिस वजह से आपका ये करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, लॉर्ड रिचार्ड वेलेस्ले, ना कि अर्थूर वेलेस्ले, जिस वजह से आपके ये वाला जो है ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये किसके द्वारा, जोनाथन डनकैन के द्वारा, और ये किसके द्वारा, रिचार्ड वेलेस्ले के द्वारा। वेयर है सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट पेयर और करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर, और ये आपका PYQ है 2019 में। जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट हुआ था वो किसके लिए, उन्होंने क्या कहा था या उस एक्ट में क्या कहा गया था। तो अगर हम उस एक्ट को देखते हैं तो वो एक्ट कहता है कि उन्होंने कंपल्सरी किया था द अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी, जिसको ट्रिब्यूनल्स भी कहा जाता है, मतलब इंक्वायरी कोर्ट्स को उन्होंने एस्टैब्लिश करना कंपल्सरी कहा गया था। साथ ही कंसल्टेशन बोर्ड्स फॉर सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, मतलब एक तरह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए, और कोर्ट्स को जो है उन्होंने इस्टेब्लिश करना कंपल्सरी किया था, जिसको आप ट्रिब्यूनल्स भी कह सकते हैं। और सेकंड, उन्होंने बैन किया था स्ट्राइक्स इन द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक पोस्ट, रेलवे, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो कुछ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज थी इनमें इन्होंने बैन कर दिया था स्ट्राइक्स करना, मतलब बैन है, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। सेकंड था, इट फोरबिड्स ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज ऑफ कोएसिव और प्योरली पॉलिटिकल नेचर एंड इवन सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स, मतलब एक तरह से उन्होंने स्ट्राइक जो है वो फोरबिड कर दी, बंद कर दी, बिल्कुल बैन कर दी, और साथ ही साथ में उन्होंने ट्राइब्यूनल्स को जो है एस्टैब्लिश करने की बात कही गई थी। तो जिस वजह से ऑप्शन नंबर डी, अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक्स इस एक्ट के थ्रू आया था। किस एक्ट के थ्रू, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929, उसके थ्रू आपका ये वाला एक्ट, ये वाली जो प्रोविजंस है वो लाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, consider the following statements. First statement है, the Factory Act 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade union। और ये आपका PYQ है 2017 में। अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, तो ये आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम फैक्ट्री एक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट्री एक्ट 1881 जब आया था तो उस एक्ट में वेजेस के लिए कुछ भी प्रोविजंस नहीं थे, उसमें कोई भी बात वेजेस से रिलेटेड नहीं कही गई थी, उसमें टाइमिंग से रिलेटेड बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि जो एम्प्लॉयमेंट है ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7 उनको प्रोहिबिट किया गया था, लिमिट किया गया था द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 से नीचे वाले जो है 7 से नीचे वालों को तो उन्होंने प्रोहिबिट ही कर दिया था, जो 12 से नीचे वाले हैं उनको उन्होंने आवर्स कुछ लिमिट किए थे, और उन्होंने डेंजरस मशीनरीज को भी है जो फेंस करने की बात कही थी, जिस वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सेकंड अगर हम बात करते हैं, NM लोखंडे वॉज पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, विच इज़ करेक्ट। वो जो थे वो एक मेन लीडर भी माने जाते हैं लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया के। साथ ही साथ में उन्होंने इंस्पेक्टर वॉज अपॉइंटेड टू सुपरवाइज द
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज मेजर्स, और जो ये वाले फैक्ट्री एक्ट में जो प्रोविजंस लिए गए थे उसके लिए उन्होंने एक इंस्पेक्टर भी है जो वो अपॉइंट किया था, ताकि वो जो देख सके कि जो प्रोविजंस लाए गए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। जिस वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, बट आपकी सेकंड वन जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, who of the following were economic critique or critiques of the colonialism in India? और ये आपका PYQ है 2015 में। अगर हम colonial जो इकोनॉमी थी उसको या colonial इकोनॉमिक क्रिटिक की बात करते हैं, जो colonialism की इकोनॉमिक क्रिटिक की बात करते हैं, तो हमने दादा भाई नौरोजी का नाम सबसे पहले पढ़ा है, जिसमें हमें पता है कि दादा भाई नौरोजी ने एक बुक भी लिखी थी जो ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ के ऊपर थी। अब आप मुझे बुक का नाम सजेस्ट करो या बताओ कमेंट में कि कौन सी बुक थी वो, क्योंकि हमने पिछले कुछ वीडियोस में इनको डिस्कस किया था दादा भाई नौरोजी को। वहीं अगर हम जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त की बात करते हैं तो इन दोनों ने भी जो है कॉलोनियलिज्म में जो इकोनॉमिक ड्रेन हुआ है या वेल ड्रेन हुआ है उसके बारे में इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, ब्रिटिश का जो है उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। और भी अगर हम देखते हैं तो रनाडे, गोखले, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त, ये जो कुछ नाम थे ये मेनली जो थे इन्होंने सबसे पहले जो है ब्रिटिश इकोनॉमिक जो सिस्टम था या कॉलोनियलिज्म में जो इकोनॉमिक ड्रेन हुआ है उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, सबसे पहले क्रिटिसाइज़ किया है। इवन जो हॉब्सन और लेनिन से भी पहले क्रिटिसाइज़ किया है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 आर करेक्ट। जो ये तीनों ही हैं वो इकोनॉमिक क्रिटिक के रूप में जाने गए हैं। Moving to the next one, with reference to the Congress Socialist Party, consider the following statement. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसके रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और ये आपका PYQ है 2015 का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है, इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। सेकेंड, इट वांटेड टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट्स। 3, इट एडवोकेटेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटी एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस। तो अगर हम इसमें देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को, तो हमने डिस्कस किया था कि सोशल इश्यूज़ पे डिस्कस करने के लिए जो है कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग से एक पार्टी बनाई गई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसकी मीटिंग जो थी वो साइमल्टेनियसली चलती थी। मतलब ब्रिटिश जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी मीटिंग और जो ये वाली है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इनकी मीटिंग इनकी साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे चला करती थी मीटिंग्स। और ये मेनली जो था वो सोशल इवेंट्स या सोशल इवल्स या कह सकते हैं सोशल जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको देखने के लिए ये थी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ये फाउंड की गई थी 1934 में और किसके द्वारा फाइंड की गई थी? जयप्रकाश नारायण या आचार्य नरेंद्र देव, इनके द्वारा जो है ये फाउंड की गई थी। और ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस थी? फेमिनिज्म के द्वारा इन्फ्लुएंस थी। साथ ही साथ में मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म के द्वारा ये फेमस थी या इन्फ्लुएंस थी। और ये मेनली किसके ऊपर इंसिस्ट करती थी? अहिंसा और नॉन वायलेंस के ऊपर ही वो करती थी, इंसिस्ट करती थी। और ये मेनली फोकस करती थी डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म के ऊपर। बट हम कहीं भी जो है वो ये चीज़ें नहीं पढ़ते, ना तो उन्होंने बॉयकॉट की बात की, ना ही उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ मतलब माइनॉरिटीज़ की बात की थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने डिक्टेटरशिप की कोई बात नहीं की। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो हम इसमें नहीं पढ़ते हैं, जिस वजह से आपका none of the above, option number D is the correct answer. Moving to the next one, consider the following statements और ये आपका PYQ है 2015 का। The first woman president of Indian National Congress was Sarojini Naidu और second है the first Muslim president of the Indian National Congress was बदरुद्दीन त्याबजी। अगर हम फर्स्ट वुमेन की बात करते हैं, सिर्फ फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो थी आपकी एनी बसंत। एनी बसंत थी वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही है कांग्रेस की। कब? 1917 में। बट अगर हम फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात करते हैं जो प्रेसिडेंट रही है इसकी कांग्रेस की, तो वो आपकी थी सरोजिनी नायडू। और वो कब रहे हैं? वो रहे हैं आपकी 1925 में। बट जो हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया, यहाँ हमें डायरेक्ट पूछा फर्स्ट वुमेन। अगर यहाँ पे फर्स्ट इंडियन होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, बट यहाँ पे हमें बात ही फर्स्ट वुमेन की गई है, जिस वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। और फर्स्ट वुमेन कौन थी? आपकी एनी बसंत थी। अगर हम फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वो बदरुद्दीन त्याबजी ही थे, जिस वजह से आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है।
और अगर हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करते हैं कांग्रेस के, तो वो थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी. डब्ल्यू.सी. बनर्जी इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. वेयर एज मुस्लिम कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, बदरुद्दीन त्याबजी. फर्स्ट वुमेन कौन थी, एनी बेसेंट. और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, सरोजनी नायडू. जिस वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट सेकंड वन इज द करेक्ट. तो ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. द डिमांड ऑफ फॉर द तेभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वॉज फॉर, और ये आपका PYQ है 2013 में. तो फर्स्ट है द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 टू ऑफ द क्रॉप टू 1/3, द ग्रांट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड टू पीजेंट एज दे वर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड. C. The uprooting of जमींदारी system at the end of the serfdom. D. Writing of all the peasant debts. मतलब इसमें बात की गई है कि जो तेभागा पीजेंट मूवमेंट हुई थी बंगाल में, उसका मेन डिमांड क्या थी, या वो क्यों अपराइज हुई थी, या वो क्या रीज़न था उसका. तो अगर हम तेभागा मूवमेंट पीजेंट अपराइजिंग के बारे में देखते हैं, तो तेभागा मूवमेंट जो थी वो पीजेंट एजिटेशन थी. कहाँ इनिशिएट हुई थी, बंगाल में. और किसके द्वारा इनिशिएट की गई थी, ऑल इंडियन किसान सभा के द्वारा. ऑल इंडिया किसान सभा के द्वारा जो है ये इनिशिएट की गई थी. और ये इसका मेन रीज़न क्या था, जो तेभागा मूवमेंट थी वो लेड की गई थी किसकी वजह से, शेयर क्रॉपर्स की वजह से. जो बंगाल में शेयर क्रॉपर्स थे उनकी वजह से. मतलब इसका मेन रीज़न जो था ना, उनको कहा जा रहा था कि आप जो है अपनी हाफ कल्टिवेशन जो है वो आप एज अ टैक्स या एज अ शेयर आप जो है वो जोतेदार को या मतलब इनको दे दोगे, ब्रिटिशर्स को दे दोगे. बट जो पीजेंट्स थे वो कह रहे थे कि हम हाफ नहीं देंगे, हम क्या देंगे, 1/3 देंगे. जिस वजह से ये जो अपराइजिंग है वो शुरू हुई थी. और इसका जो मेन कॉज था वो यही था कि वो हाफ नहीं देना चाह रहे थे. वो क्या देना चाह रहे थे, वो एग्री कर रहे थे, बट वो बोल रहे थे कि 1/3 ले लो, 1/2 नहीं देंगे. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. द इल्बर्ट विल कॉन्ट्रोवर्सी वॉज रिलेटेड टू, और ये आपका PYQ है 2013 का. जब हम इल्बर्ट बिल की बात करते हैं तो वो आया था लॉर्ड या वॉइसरॉय रिपन के द्वारा. वॉइसरॉय रिपन ने इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस किया था. इल्बर्ट बिल था क्या, इल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था जिसमें जो इंडियन जजेस थे उनको भी अलाउ किया जा रहा था कि आप यूरोपियंस को भी जो है ट्रायल कर सकते हैं. पहले क्या होता था कि यूरोपियंस को जो है वो यूरोपियंस ही ट्रायल करेंगे, बट इंडियंस को जो है वो इंडियन जजेस भी ट्राई कर सकते थे और यूरोपियन जजेस भी ट्राई कर सकते थे. लेकिन इल्बर्ट बिल के बाद क्या हुआ था कि यूरोपियंस को जो है वो एक तरह से इंडियन जजेस भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं. मतलब इक्वालिटी की कहीं ना कहीं बात की गई थी, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी. यूरोपियंस ऑब्वियसली नहीं अलाउ करेंगे कि कोई इंडियन उनको ट्राई करे. अब एक तरह से उन्होंने मतलब दबा के रखा हुआ था, उनका जो रिप्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे कि यूरोपियंस को कौन ट्राई करे, आपके इंडियंस भी ट्राई करे. तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन टू कैरी सर्टेन आर्म्स बाय द इंडियन. इम्पोजिशन ऑफ द ये वाला था ना, ये आया था आपका आर्म्स एक्ट के थ्रू. ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन थी ये लगाई गई थी आर्म्स एक्ट के थ्रू. सेकेंड है इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पब्लिश इन इंडियन लैंग्वेज. ये था आपका वर्नाकुलर एक्ट. वहीं अगर हम सी की बात करते हैं, रिमूवल ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्डिंग टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस. तो ये आया था आपका इल्बर्ट बिल के थ्रू. और थर्ड डी है रिमूवल ऑफ द ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स कॉटन क्लॉथ. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. जो मजिस्ट्रेट थे उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनको हटा दिया गया था, और वो बाद में जो है इल्बर्ट बिल के बाद यूरोपियंस को भी जो है वो ट्राई कर सकते थे. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Moving to the next one, consider the following statement. The first telegraph line in India was line between Kolkata, formerly जिसको कैलकटा भी कहा जाता था, and Diamond Harbour. Second, the first export processing zone in India was set up in कंडला. जिसको कंडला है कहाँ, वैसे कंडला एक पोर्ट भी है, और इसको कहाँ पे है, ये गुजरात में है. तो अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टेलीग्राफ जो लाइन थी वो इसी के बीच में लगाई गई थी, कैलकटा से डायमंड हार्बर के बीच में ही, नवंबर 1915 में लगाई गई थी. और अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की, तो वो आपके कंडला में ही था, और वो इंडिया का ही फर्स्ट नहीं, वो एशिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन माना गया है. एशिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौन सा था, कंडला में था, जो कहाँ पे है, गुजरात में है. और अगर हम बात करते हैं सेंटा क्रूज की, तो वो आपका
वो सेकंड इंडिया सेकंड एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन भी माना गया है, जिसको कब बनाया गया था 1973 में। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 ओनली इज द 1 and 2 बोथ इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और ये आपका PYQ है 2021 में। तो फर्स्ट है सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीसस ऑर्डर। सेकेंड है सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। 3. The feast of the Saint Francis Xavier is celebrated in Goa each year. तो अगर हम बात करते हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर की, तो सेंट फ्रांसिस जेवियर जो थे वो एक कैथलिक मिशनरी थे और को फाउंडर थे किसके, सोसाइटी ऑफ जीसस के। और वो जो है वो कहाँ पैदा हुए थे, जेवियर में पैदा हुए थे, किंगडम ऑफ नेवियर, और जैसे स्पेन भी कहा जाता है आज के टाइम पे, वहाँ पे वो पैदा हुए थे। और ही वॉज अ कंपेनियन ऑफ द Ignatius of Loyola. He was one of the first 7 Jesuits. और ये जो थे ये फर्स्ट 7 जेस्यूट के मतलब वन ऑफ द फर्स्ट 7 जेस्यूट्स थे। और ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ जेस्यूट ऑर्डर। ये वन ऑफ द फाउंडर भी माने गए हैं जेस्यूट ऑर्डर के, जिस वजह से आपका फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट हो जाता है। वहीं अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो वो उनकी जो डेथ हुई थी वो सेंसियन या फिर शेंगचुआन भी जिसको कहा जाता है वहाँ पे हुई थी। ऑल्दो जो उनकी बॉडी है वो बाद में गोवा ले जाई गई थी, बट उनकी जो डेथ है वो शेंगचिन या फिर शेंगचुआन में भी हुई थी, जिस वजह से आपकी सेकंड स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। वेराज अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो वो करेक्ट है। जो फीस्ट है, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, और जिसे लॉर्ड ऑफ गोवा फेस्टिवल भी कहा जाता है। एक बिगेस्ट फेस्टिवल है किसका, क्रिश्चियंस का, जो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, गोवा में, ईच ईयर ऑन 3 दिसंबर। जिस वजह से आपकी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट वन इज करेक्ट बट द सेकंड वन इज द इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, indigo cultivation in India declined by the beginning of the 20th century because of, और ये आपका PYQ है 2020 में। जो ये रीज़न था ना डिक्लाइन का, इसी की वजह जो है बाद में जो चंपारण सत्याग्रह ये सब भी हुआ था। कि पहले क्या था, पहले जो थे ब्रिटिशर्स इनको फोर्स किया करते थे कि आप इंडिगो कल्टीवेशन करो, ये वो। स्टार्टिंग की जो 18th सेंचुरी में, ये काफ़ी 18th-19th सेंचुरी में जो है इसकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा, या डिमांड है जो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। बट जो इसकी प्रोडक्शन है ना, अगर इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो लैंड है वो बाद में जो इतनी ख़राब हो जाती है कि आप उस पर सिर्फ और सिर्फ इंडिगो ही उगा सकते हैं, मतलब वो और किसी क्रॉप के लायक नहीं बचती है। तो पीजेंट उसमें खुश थे कि चलो ठीक है, हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है और हम अच्छे से ये। बट जब सेकेंड वो 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो एक सिंथेटिक डाई आ गई थी। रियल इंडिगो का यूज़ क्यों होता था, डाई बनाने के लिए यूज़ होता था, यूरोप्स में ये ले जाते थे डाई करने के लिए। बट उसके बाद जो है एक सिंथेटिक डाई आई जो कि चीप पड़ रही थी यूरोपियंस को एज़ कम्पेयर टू इंडिगो कल्टिवेशन। एक तो चीप थी, दूसरी फास्टर थी। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने डिमांड जो है रियल इंडिगो की वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो है पीजेंट प्रोटेस्ट भी हुए थे कि हमारी अब जो इंडिगो है वो नहीं खरीदी जा रही है। जिस वजह से अगर हम इसका रीज़न देखते हैं तो फर्स्ट है पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स। बी, it's unprofitable in the world market because of the new invention. C, national leaders opposition to the cultivation of indigo. C, D, government control over the planters. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो अनप्रॉफिटेबल पड़ रही थी किसको, यूरोपियंस को, बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। जो न्यू इन्वेंशन हुई थी सिंथेटिक डाई की, वो काफ़ी ज़्यादा जो है यूरोपियंस को चीप पड़ रही थी और फास्ट भी थी एज़ कम्पेयर टू दिस रियल इंडिगो। तो इस वजह से जो है इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिक्रीज़ हो गई, और जब डिमांड ही डिक्रीज़ हो गई तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज़ हो गई थी, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, with reference to the in history of India, Ulgulan or the great tumult in the description of which one of the following events। और ये आपका PYQ है 2020 में। उलगुलान और जो ग्रेट ट्रूमल्ट भी कहा जा रहा है वो इनमें से किस इवेंट की डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, तो वो आपका है बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट हुआ था 1899 और 900 में, उसमें लिखा गया है। अगर हम इसको देखते हैं बिरसा मुंडा को, तो बिरसा मुंडा को जो है रेफर भी किया जाता था एज धरती अब्बा, और जो फादर ऑफ लैंड भी जिसे कहा जाता था, या अर्थ फादर भी जिसे कहा जाता था। वो पैदा हुए थे मुंडा
वो पैदा हुए थे मुंडा ट्राइब में। वो एक ट्राइबल थे, कहाँ पे, छोटा नागपुर एरिया ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। जो बंगाल प्रेसिडेंसी का जो छोटा नागपुर एरिया था वहाँ पे वो पैदा हुए थे, जो आज प्रेजेंट डे में कहाँ पे है, झारखंड में है। जो मुंडास थे उन्होंने रोज़ किया था बिरसा मुंडा को। मतलब ये जो रिबेलियन हुआ था ये एक रिलीजियस मूवमेंट था और रिबेलियन था जिसको कहा जाता है उल गुलान विद एग्रेरियन एंड पॉलिटिकल कंटेंट। The objective of the movement was to establish a Munda rule in the land by killing Thekadars, Jagirdars and Rajas and Hakims. His struggle led to the passing of the Chota Nagpur Tenancy Act in 1908. This act restricted the passing of the land from the tribals to the non-tribal. उनका मेन रीज़न पता क्या था, जो ट्राइबल्स के लिए ये फोर्स कर रहे थे ना ब्रिटिशर्स की, आप भी क्या करो, सेटल्ड कल्टीवेशन करो, या फिर ब्रिटिशर्स जो चाह रहे थे कि ट्राइबल्स भी जो है वो उनके कंट्रोल में आए। तो उसी के अगेंस्ट में जो है ये बिरसा मुंडा जो रिवोल्ट हुआ था वो इसी के अगेंस्ट में ट्राइबल अपराइजिंग थी, जिसको किसने रिलेट किया था, बिरसा मुंडा के द्वारा जो है लेड किया गया था। तो उन्हीं की जो डिस्क्रिप्शन है उसी में लिखा गया था उल गुलान और ग्रेट ट्रूमल्ट। और ये आपका PYQ था 2020 में, जिस वजह ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, The Vithal Vidvansak, the first monthly journal to have the untouchable people as its target audience was published by, और ये आपका PYQ है 2020 में। पहली जो ऐसी जर्नल थी जिसे कहा जाता है विठल विध्वंसक, वो जो कि अनटचेबल्स को फोकस करने के लिए या अनटचेबल्स को टारगेट करने के लिए या उनको मतलब एज एन ऑडियंस टारगेट करने के लिए किसने पब्लिश की थी, तो वो की गई थी आपकी गोपाल बाबा वलनकर के द्वारा जो है वो, गोपाल बाबा वलनकर के द्वारा जो है वो पब्लिश की गई थी। गोपाल बाबा वलनकर की अगर हम बात करते हैं तो वो अनटचेबल फैमिली में महर कास्ट में पैदा हुए थे, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। उन्हें गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता था और ही डेवलप्ड अ रेशियल थ्योरी टू एक्सप्लेन द ऑपरेशन। मतलब जो एक उस टाइम पे ना अनटचेबल्स के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था और काफ़ी लोग जो थे उससे मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रताड़ित किए हुए भी थे या तंग किए हुए भी थे, जिनमें से एक ये भी थे गोपाल बाबा वलंकर, जिन्होंने विठल विध्वंसक जो है एक जर्नल स्टार्ट की थी जिसमें अनटचेबल पीपल्स को जो है टारगेट किया जा रहा था। और उन्होंने फर्स्ट जर्नल इस्टेब्लिश की थी जिसे क्या कहा जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ ब्राह्मणिकल और सेरामोनिकल पॉल्यूशंस। मतलब जिसको इसका जो अगर लिटरल मीनिंग देखें तो वो है कि ब्राह्मणिकल जो सेरेमोनिकल ये है पॉल्यूशन है या ब्राह्मणिकल कल्चर है, इसको डिस्ट्रॉय करना। और इसको किसके लिए मेनली, किसको टारगेट करने के लिए लिखा गया था, अनटचेबल पीपल्स को टारगेट करने के लिए। और ये फर्स्ट पर्सन थे जो जिन्होंने फाइट किया था राइट्स ऑफ महर इन महाराष्ट्र में जो महर कास्ट थी जिसको अनटचेबल पीपल भी कहा जाता था, उसके अगेंस्ट, उसके लिए फाइट करने के लिए, उसके सपोर्ट में फाइट करने वाले ये पहले थे, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, with reference to the land reforms in independent India, which one of the following statement is correct? और ये आपका PYQ है 2019 में। इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था, ज़मींदार जो थे वो मेन ओनर थे, उसके बाद जो है वो लैंड जो थे वो टेनेंट्स को रेंट पे दे देते थे, मतलब पीजेंट्स को रेंट पे दे देते थे। पीजेंट्स जो थे उस टाइम पे वो उसके मेन ओनर नहीं थे, ज़मींदार हुआ करते थे। और ज़मींदार कौन थे, जो ब्रिटिशर्स के खास होंगे या पहले जो थे वो राजा के खास होते थे। तो उनके पास जो थी काफ़ी जो लैंड है वो कंसोलिडेट हो गई थी, बहुत सारी लैंड जो थी वो कंसोलिडेट हो गई थी। और उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हुआ वो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, जिसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स थे, लैंड सीलिंग एक्ट और भी टेनेंसी रिफॉर्म्स थे, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग और डिटरमाइन द होल्डिंग पर फैमिली, इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग्स, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे जो एक्ट्स हैं वो या रिफॉर्म्स है वो लाए गए, जिसकी वजह से जो है लैंड, ताकि जो लैंड है वो इक्वली डिवाइड हो सब में, जिनके पास लैंड है उनके पास भी और जिनके पास नहीं है उनके पास भी। मतलब एक सीलिंग सेट की गई थी कि इस लेवल से अगर ज़्यादा किसी के पास लैंड होगी तो वो किस में डिवाइड कर दी जाएगी, लैंडलेस लेबर्स के पास डिवाइड कर दी जाएगी, ताकि जो प्रोडक्शन हो वो अच्छी हो। अब किसी के पास काफ़ी सारे लैंड हो और वो पीजेंट को हायर करे कि आप लैंड कल्टिवेट करो, तो वो इतने अच्छे से शायद ना करें क्योंकि उनकी खुद की प्रोडक्शन नहीं है, उनका तो फिक्स वेज होगा। बट अगर आप अपनी लैंड पे कल्टिवेशन करो तो आपको ये होगा कि शायद मुझे और ज़्यादा रिस्पॉन्स मिले और ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तो वो आप अच्छे से उसकी टेक केयर करोगे। जिस वजह से अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं, द सीलिंग वॉज एम टू एड फैमिली होल्डिंग और नॉट फॉर इंडिविजुअल, विच इज़ करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी।
जो ये सीलिंग लॉ थी ये दोनों पे लगती थी, फैमिली पे भी, फैमिली होल्डिंग पे भी, और जो ओनर थे, पर्टिकुलर ओनर थे, उन पे भी लगती थी, लैंड होल्डर्स एंड अ फैमिली दोनों पे जो है ये इम्पोज की जाती थी। बी, द मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस, विच इज़ करेक्ट। जो मेजर एम था ना लैंड रिफॉर्म्स का, वो यही था कि अगर आपके पास ज़्यादा लैंड है तो उसको कंसोलिडेट करके जो एक्स्ट्रा लैंड है वो किसी और जो लैंडलेस लेबर है उसको दे दी जाए। सेकेंड है, थर्ड है, इट रिजल्टेड इन कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज अ प्रीडोमिनेट फॉर द कल्टिवेशन। मतलब जो उस टाइम पे था ना, पहले जो थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैश क्रॉप्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेट की जा रही थी, बट अब जो था आफ्टर इंडिपेंडेंस मेन फोकस था कि कैश क्रॉप से आपको कहाँ शिफ्ट करना है, फूड क्रॉप्स पे शिफ्ट करना है। D1, the land reforms permitted no exemptions to the ceiling limit। तो इनमें से अगर हम देखते हैं, ये भी आपकी जो इनकरेक्ट है, काफ़ी सारी जो उसमें एग्जाम्पशंस भी लगाई गई थी, जिसमें से बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। मेजर एम जो था वो लैंडलेस लेबर्स को जो था वो लैंड प्रोवाइड करना था, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और ये आपका PYQ है 2019 में, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था इंडिया में उससे रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ द स्टेट सिस्टम ऑफ इंडेंचर लेबर। और सेकंड है, इन लॉर्ड चैम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। तो ये आपका इनकरेक्ट है। वर्ल्ड वॉर में, जब भी वर्ल्ड वॉर हुआ, महात्मा गांधी ने हमेशा सपोर्ट किया था। महात्मा गांधी ने हमेशा ये किया था क्योंकि उनको ये था कि आपको जो है इन रिटर्न जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स दिए जाएंगे, या मतलब एक तरह से कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो कैरेट दिखाते थे, पर देते क्या थे, स्टिक। वो वाला हिसाब किताब था कि आपको रिफॉर्म्स मिलेंगे, रिफॉर्म्स का लालच देके या आपको डोमिनियन स्टेटस मिलेगा या आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी, उसमें महात्मा गांधी ने जो था इनका सपोर्ट हमेशा किया, मतलब हमेशा इन द सेंस वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किया था। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। थर्ड बोलती है कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ और बाय इंडियन पीपल द इंडियन कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूल, विच इज़ करेक्ट। जब सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया था, इलीगली जो था वो सी से सॉल्ट निकाला गया था डांडी मार्च के थ्रू, और भी जगह मार्च हुई थी, तो उसके बाद क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्रिटिशर्स ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, मेरा सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, और फर्स्ट वन जो है वो भी आपकी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बट सेकंड वन इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग प्लेयर्स। और ये आपका PYQ है 2019 में, मतलब आपको कुछ वो दिए हैं, पर्सन्स दिए हैं, और उन्होंने बताना, उनके आगे उनकी पोजीशंस बताई हैं, हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है। तो अगर हम सर तेज बहादुर सप्रू की बात करते हैं, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन लिबरल फेडरेशन। अगर तेज बहादुर सप्रू की बात करते हैं तो वो प्रेसिडेंट रहे हैं किसके, ऑल इंडियन लिबरल फेडरेशन के। तो ये भी आपकी करेक्ट है। उन्होंने कौन सी मॉडरेट, वो एक मॉडरेट लीडर थे जिन्होंने अलग से जो है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाई थी, कब, 1919 में। और किसके साथ मिलके बनाई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलके बनाई थी, जिस वजह से आपके ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, पेयर करेक्ट है। अगर हम केसी न्योजी की बात करते हैं, केसी न्योजी जो थे वो एक इंडियन पॉलिटिशियन थे फ्रॉम वेस्ट बंगाल से एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, और ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द इंडिया। तो ये वाली जो स्टेट पेयर है ये भी करेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं पीसी न्योजी की, तो पीसी न्योजी की अगर हम बात करते हैं, या पूरनचंद जोशी की, हम सॉरी पीसी जोशी की या पूरनचंद जोशी की अगर हम बात करते हैं, तो वो एक अर्ली लीडर माने गए हैं किसके, कम्युनिस्ट मूवमेंट के, और वो किसके सेक्रेटरी भी रहे हैं, जनरल फर्स्ट सेक्रेटरी रहे हैं किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के। तो वो जनरल सेक्रेटरी या फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। तो आपके तीनों ही जो पेयर हैं वो आपके करेक्ट हैं। सो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 आर द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आफ्टर द संथल अपराइजिंग subsided what was or were the measures taken by the colonial government। और ये आपका PYQ है 2018 में। संथल जो अपराइजिंग हुई थी उसके बाद जो ब्रिटिशर्स ने या कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। तो अगर हम देखते हैं, फर्स्ट है द टेरिटरीज कॉल्ड संथल परगनास वर क्रिएटेड, मतलब संथल परगनास जो थे वो क्रिएट किए गए थे। इट बिकम इलीगल फॉर द संथल्स टू ट्रांसफर लैंड टू अ
नॉन संथल्स। तो अगर हम संथल अपराइजिंग की बात करते हैं तो संथल जो थे वो एक एग्रीकल्चरल पीपल्स थे जो कहाँ सेटल हुए थे, राजमहल हिल्स, कहाँ पे, बिहार में सेटल थे। और द ब्रिटिश अप्रोच देम टू एक्सपेंशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द रेलिवेंट थ्रू रेवेन्यू थ्रू द एग्रीकल्चर। मतलब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, संथल्स को भी अप्रोच किया था रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू को एक्सपैंड करने के लिए। उन्होंने उनको प्रमोट किया था कि आप क्या करो, सेटल्ड एग्रीकल्चर करो। मतलब उनका मेन यही था कि हर एक ट्राइब को सेटल्ड एग्रीकल्चर करवाना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आए। तो उन्होंने शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने, मतलब संथल जो ट्राइब थी उन्होंने शुरू कर दिया था सेटल्ड एग्रीकल्चर। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, उनको लग गया कि हमारी जो है फालतू की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो जब उन्होंने अपनी अपराइजिंग या प्रोटेस्ट करने शुरू किए तो उसके बाद क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने उनको एक अलग से एरियाज़ जो है वो क्रिएट करके दे दिए थे। मतलब एरियाज़ जो है उनका एरियाज़ जो था वो क्रिएट करके दे दिया था, जिसे क्या कहा जाता है, संथल परगनास कहा जाता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है। साथ ही साथ में कुछ टाइम बाद, मतलब जब वो अपनी उनकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे और साथ ही साथ उनकी लैंड जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे थे, अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो वो किसके अंडर में दे देंगे, उसको ज़मींदार्स के अंडर में दे देंगे जो कि टैक्स पे करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब उनकी अपराइजिंग हुई थी तो संथल गवर्नमेंट, संथल जो थे उनकी जब अपराइजिंग हुई तो ब्रिटिशर्स ने उनकी लैंड पास करना नॉन संथल्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था किसको, संथल, टू ट्रांसफ़र लैंड टू अ नॉन संथल। मतलब संथल ट्राइब की जो लैंड है वो नॉन संथल को देना उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी, both 1 and 2 are the correct answer. Moving to the next one, economically, one of the result of the British rule in India in the 19th century was, और ये आपका PYQ है 2018 में, ब्रिटिश इंडिया में 19th सेंचुरी में इकोनॉमिकली क्या रिजल्ट था कॉलोनियल रूल का। तो फर्स्ट है इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट तो बहुत गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय किए थे, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, इंडिया की ओन फैक्ट्री एक भी नहीं थी अर्ली, एक थी शायद अर्ली 19 में, मतलब बहुत मिनिमम थी इनकी इंडियन ओन्ड। तो ये भी आपकी जो है वो इनकरेक्ट है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच इज़ करेक्ट। जो एग्रीकल्चर था वो डायरेक्ट बिल्कुल कॉमर्शियलाइज कर दिया गया था। कैश क्रॉप्स ही जो है वो उगाई जा रही थी, जैसे रबर हो गया, कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया। जो फूड क्रॉप्स थी उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। साथ ही रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाई गई थी, इम्पैक्ट जो थे इकोनॉमी के, इम्प्रोविजन ऑफ पीजेंट्री, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज बट नॉट इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज। मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो थी उनको डेवलप किया गया था, इंडियन ओन्ड नहीं की थी। साथ ही साथ में कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Moving to the next one, who among the following were the founder of the Hind Mazdoor Sabha established in the 1948? अगर हम हिंद मजदूर सभा की बात करते हैं तो हिंद मजदूर सभा जो थी या वर्किंग क्लास जो थी, उन्होंने नेशनल फ्रीडम में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन उस टाइम पे जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए या काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट वो रही है उस टाइम पे। अगर हम हिंद मजदूर सभा की बात करते हैं तो वो हावड़ा में 24 दिसंबर 1948 को फाइंड की गई थी। किसके द्वारा, सोशलिस्ट और फॉरवर्ड ब्लॉक के और यूनियनिस्ट जो थे उनके द्वारा वो फाउंड की गई थी। और उसके कुछ फाउंडिंग मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो थे अशोक मेहता, टीएस रामानुजन, जीजी मेहता, मिस्टर आरएस रुइकर। और ये जो थे मिस्टर आरएस रुइकर जो थे ये आपके इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और अगर अशोक मेहता की बात करते हैं तो वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो अशोक मेहता, टीएस रामानुजन और जीजी मेहता इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं किसके, हिंद मजदूर सभा के। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका PYQ था 2018 का। So moving to the next one, which of the following led to the introduction of English education in India? इनमें से कौन सा एक्ट था या कौन सी जो एक्ट, चार्टर एक्ट या क्या कुछ था जो कि इंग्लिश एजुकेशन जो इंडिया में लाई गई थी उनसे रिलेटेड था। तो अगर हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया की, तो चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया जो है वो मॉडर्न साइंस और नॉलेज ऑफ मॉडर्न साइंस की बात करता है कंट्री में। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि कंपनी को कि सैंक्शंस करे 1 लाख रुपए एनुअली, किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ
एजुकेशन और साइंटिफिक एजुकेशन के लिए मेनली जो है कंपनी को उन्होंने डायरेक्ट किया था कि आप जो है एनुअली हर साल 1 लाख रुपए दो या मतलब एजुकेशन पे यूज़ करो। तो जिस वजह से हम इसको भी मान सकते हैं कि ये इंग्लिश एजुकेशन का, ये जो साइंटिफिक एजुकेशन की उन्होंने बात कही है। वही अगर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस जो थी उन्होंने भी क्या कहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रांट 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन। जो इधर कहा गया था ना उनको, कंपनी को, तो उन्होंने ये वाली कंपनी बनाई थी, कमेटी बनाई थी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, जिनको बस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 1 लाख रुपए देने की एनुअली फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। तो ये भी आपका ठीक है। वहीं अगर हम इनकी बात करते हैं, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सीज, तो वो दोनों ही जो थे वो एक तो बात करते थे कि जो आपकी एजुकेशन है वो आपकी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। आप ठीक है इंग्लिश लाओ, बट आप जो है एक टाइम पे मतलब दोनों का मिक्सचर लाओ। ओरिएंटलिस्ट बोलते थे कि ट्रेडिशनल भी होना चाहिए, साथ ही साथ मॉडर्न एजुकेशन भी होनी चाहिए। बट जो एंग्लिसिस्ट थे ये बोलते थे कि जो प्योर है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही आपकी होनी चाहिए। बट इनकी जो डिबेट चलती थी, इनकी कंट्रोवर्सीज चलती थी कि क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। बट एट द एंड जब ये लॉर्ड मैकाउले आते हैं अपने माइन्यूट के साथ, जब फेमस माइन्यूट, तो वो किसके फेवर में सेटल करते हैं, वो फेवर में सेटल करते हैं एंग्लिस्ट के। और वो लिमिट करते हैं, द लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर टू बी डेवलप्ड टू टीचिंग फॉर ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वो क्या बोलते हैं कि जो लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज है वो किस पे यूज़ किए जाएंगे, साइंस और लिटरेचर को पढ़ाने में, बट इन द मीडियम ऑफ लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। जिस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 ओनली आर द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, हमें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और ये आपका PYQ है 2018 का। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली elected communist party government formed in the state in India. Second, India's then largest bank, Imperial Bank of India, were renamed State Bank of India. Third, Air India was nationalized and become the national carrier. Fourth, Goa become a part of independent India. अगर हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं इन लोगों का, मतलब इन इवेंट्स का, तो 1953 में हुआ था आपका एयर इंडिया नेशनलाइज्ड हुआ था और क्या बना था, इंडियाज़ नेशनल कैरियर बना था। तो ये हुआ है आपका 1953 में। वहीं अगर हम इंपीरियल बैंक की बात करते हैं तो इंपीरियल बैंक को 1955 में जो है वो चेंज करके क्या बना दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हुआ आपका 1955 में। वहीं अगर हम बात करते हैं फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ, और कौन से स्टेट में बनी थी, केरला में बनी थी। और कब बनाई गई थी, 1957 में बनाई गई थी। तो ये हुआ आपका 1957। जो ये स्टेट है ये कौन सी स्टेट है, कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ पे इलेक्ट होके आई थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आई थी, तो वो थी आपकी केरला स्टेट थी। और उसके बाद लास्ट में ये हुआ था कब, 1961 में, जब 400 साल बाद पोर्तुगीज से इंडिया ने जो है गोवा को सीड कर लिया था। तो अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो आता है 3, 2, 1 एंड 4। सो ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 1 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और इनमें से बताना है कि केशव चंद्रा सेन जो थे इनमें से कौन कौन सी पार्टी से या कौन कौन सी एसोसिएशन से, कमेटी से एसोसिएटेड थे। और ये आपका PYQ है 2016 का। अगर हम बात करते हैं कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी की, तो उसमें उसके जो मेन था वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, वो की गई थी आपके राम मोहन रॉय द्वारा, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम्स के द्वारा जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। तो जिस वजह से इसके जो मेंबर ये नहीं थे, केशव चंद्रा सेन जो थे वो कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी के मेंबर नहीं थे। बट इन 1868 केशव चंद्रा सेन ने ले की थी फाउंडेशन किसकी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इसकी जो है इन्होंने फाउंडेशन ले की थी। जिस वजह से ये जो हो गया वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। बट अगर हम थर्ड वाला देखते हैं, द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, वो भी किसके द्वारा फाउंड की गई थी, केशव चंद्र सेन द्वारा ही फाउंड की गई थी। एज अ प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और ये क्या था, इट रिप्रेजेंटेड द सेकुलर साइड ऑफ ब्रह्मो समाज। जो ब्रह्मो समाज था उसकी सेकुलर साइड को जो है ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन रिप्रेजेंट करती थी और ये इसके एज अ प्रेसिडेंट भी रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो भी इसका करेक्ट होगा।
तो अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. होप जो ये सीरीज़ है, ये हिस्ट्री की आज हम सीरीज़ जो है सिर्फ हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की हम और शुरू करेंगे. बट जो हिस्ट्री की है ये आज यहाँ पे फिनिश होती है. आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो PYQs हैं वो हम ख़त्म करते हैं. और जो ये सीरीज़ है इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि हिस्ट्री से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो उठाने चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए. वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. होप थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.